हाय स्टूडेंट्स, सभी लोगों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। बच्चों, इस बात की बड़ी खुशी है कि आप लोग रेगुलर वीडियोज वॉच कर रहे हैं और धीरे धीरे वीडियो में बताए गए जो कंटेंट हैं वो आपके समझ में आ रहे हैं। आपकी अंडरस्टैंडिंग दिन ब दिन बढ़ रही है, इस बात की हमें बड़ी खुशी है। और बच्चों, आपको मैं फाइनली एक चीज़ बता देना चाहता हूँ कि ट्रस्ट मी, अगर आप इसी तरह से रेगुलर वीडियोज को देखेंगे तो धीरे धीरे आपके समझ में इंग्लिश के जो कॉन्सेप्ट हैं वो आ जाएंगे। और अगर एक बार आपका कॉन्सेप्ट किसी भी चीज़ को लेकर क्लियर हो गया तो देन जितनी भी प्रॉब्लम्स होती है ना वो सब रिमूव हो जाएंगी और फिर आपको इंग्लिश समझने में, इंग्लिश लिखने में और इंग्लिश बोलने में किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो आई होप आप हमारी इस आशा को पूरा करेंगे और वीडियोज को कंटिन्यूअसली वॉच करते रहेंगे। तो बच्चों, आज हम फिर से एक नए टॉपिक के साथ आपके सामने रूबरू हुए हैं और वो टॉपिक है हमारा वर्ब। आज हम समझेंगे कि व्हाट इज अ वर्ब, वर्ब क्या होती है और वर्ब का बिहेवियर या वर्ब का फंक्शन क्या होता है। तो नाउ गेट रेडी टू नो अबाउट वर्ब। सबसे पहले बच्चों हम जानेंगे कि वर्ब क्या होती है। तो एज पर इट्स डिफिनीशन स्टूडेंट्स, अ वर्ब इज अ वर्ड विच शोज एक्शन। प्लीज पे अटेंशन, यहाँ पर ध्यान देना कि विच शोज एक्शन, हमने एक्शन की बात पहले भी की थी कि वर्ब वह शब्द होता है जो क्रिया बताता है, अर्थात कार्य के होने का बोध कराता है, और स्टेट ऑफ बीइंग, और यह किसी भी व्यक्ति की स्टेट बताता है या उसकी दशा के बारे में हमें जानकारी देती है। एंड इट टेल्स अस समथिंग अबाउट द पर्सन और थिंग, और ये हमें किसी व्यक्ति वस्तु के बारे में बताती है कि वो व्यक्ति वस्तु क्या है, कैसे है और कैसे नहीं है। जैसे कुछ लोग सिर्फ वर्ब को बोल देते हैं स्टूडेंट, वर्ब इज एक्शन वर्ड, या आप कहीं भी ये डिफिनीशन किसी भी किताब में लिखा देख भी सकते हैं कि वर्ब क्या होता है, एक एक्शन वर्ड होता है। बट बच्चों, ये डिफिनीशन पूरी तरह से ट्रस्टेड नहीं है, या यूँ कह लो कि वेरीफाइड नहीं है, क्योंकि ये एक इनकम्प्लीट डिफिनीशन है। अगर वर्ब सिर्फ एक्शन को बताएगी तो बाकी क्रियाएं ऐसी भी होती है जिसमें एक्शन शो नहीं होता, तो फिर वो क्रिया नहीं होगी, तो वो गलत हो जाएगा। जैसे यहाँ पर दो शब्द लिखे हैं, एक लिखा है कि एक्शन और एक लिखा है स्टेट ऑफ बीइंग, अर्थात ये या कार्य भी बताती है और किसी व्यक्ति उसकी दशा को भी क्या करती है, बताती है। जैसे सपोज you are स्टडिंग, आप क्या कर रहे हैं, अध्ययन कर रहे हैं। आई एम टीचिंग, मैं क्या कर रहा हूँ, मैं पढ़ा रहा हूँ। आप देख रहे हैं यहाँ पर क्या हो रही है, क्रिया हो रही है। इट मीन्स यहाँ पर एक्शन शो हो रहा है। अगर हम कुछ ऐसा वर्ड लिखे जहाँ पर एक्शन न शो हो, जैसे अगर हम आपसे पूछे स्टूडेंट्स बताइए हाउ आर यू, आप कैसे हैं, तो श्योरली यू विल से सर वी आर फाइन। आप बोलेंगे बच्चों की हम सर क्या हैं, फाइन है, अर्थात अब यहाँ पर तो कोई एक्शन हुआ ही नहीं, तो क्या ये वर्ब नहीं है स्टूडेंट्स, ये भी क्या है, वर्ब है। और ये वर्ब हमें क्या बता रही है, ये हमें स्टेट बता रही है, अर्थात ये किसी भी व्यक्ति वस्तु की मनोदशा या उसकी स्थिति को बता रही है। तो वर्ब वो होती है जो बच्चों एक्शन शो करती है, वर्ब वो होती है जो किसी व्यक्ति वस्तु की स्टेट के बारे में बयां करती है। तो प्लीज नोट दिस पॉइंट। हाँ तो स्टूडेंट्स, अब हम लोग वर्ब से रिलेटेड कुछ पॉइंट हैं उन्हें डिस्कस कर लेते हैं, ताकि वर्ब को आइडेंटिफाई करने में जो प्रॉब्लम होती है वो ना हो। फर्स्ट पॉइंट इज अ वर्ब ऑफन consist of more than one word. Students, please keep it in your mind, a verb often consists of more than one word. अर्थात आपके दिमाग में ये कॉन्सेप्ट नहीं होना चाहिए कि वर्ब एक ही शब्द की होती है। वर्ब स्टूडेंट्स एक से अधिक शब्द की भी होती है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे ही फेल asleep,
यहाँ पर वर्ब एक शब्द की है, मोहन हैज सीन द ताज। यहाँ पर वर्ब दो शब्द की है, दे विल हैव कंप्लीटेड दियर वर्क। आप यहाँ पर देख रहे हैं कि वर्ब कितने शब्द की है, तीन शब्द की है। यहाँ पर कितने शब्द की है, दो शब्द की है। यहाँ पर कितने शब्द की है, एक शब्द की है। तो इसलिए आपके दिमाग में ये आ जाना चाहिए स्टूडेंट्स की वर्ब एक से अधिक शब्द की भी होती है। दूसरा पॉइंट इसका है कि a verb is an essential part of a sentence। स्टूडेंट्स इस चीज को भी ध्यान रखना कि a verb is an essential part of a sentence, without it a sentence can't be imagined। स्टूडेंट्स बिना वर्ब लिखे किसी भी वाक्य में उस वाक्य की कल्पना नहीं की जा सकती है। अर्थात वर्ब सेंटेंस का वह महत्वपूर्ण हिस्सा है जिसके बिना सेंटेंस बन ही नहीं सकता है। आपके दिमाग में ये दोनों पॉइंट होने चाहिए, तो प्लीज नोट दिस वन। हाँ तो स्टूडेंट्स अब हम समझते हैं कि वर्ब का बिहेवियर क्या होता है और वर्ब नॉर्मली हमसे क्या बताती है। पहली चीज होती है कि वर्ब हमसे एक्शन की बात करती है, अर्थात किसी भी वर्ब से एक्शन का भाव बोध होता है। और जब भी वर्ब से एक्शन प्रेजेंट होता है तो स्टूडेंट्स ये हमें बताती है कि व्हाट द सब्जेक्ट डज। स्टूडेंट्स इस चीज को ध्यान में रखिएगा कि जब भी वर्ब से एक्शन प्रेजेंट होगा तो हमें जानकारी मिलेगी कि व्हाट द सब्जेक्ट डज। इट मीन सब्जेक्ट क्या करता है या सब्जेक्ट क्या कर रहा है, इस चीज की जानकारी हमें मिलेगी। जैसे कि एग्जाम्पल, मोहन इज बाथिंग। मोहन इज बाथिंग, यहाँ पर कर्ता क्या कर रहा है, बात कर रहा है, अर्थात यहाँ पर कर्ता के एक्शन का बोध हो रहा है। दूसरा जैसे द बॉयज आर प्लेइंग, बच्चे खेल रहे हैं। यहाँ पर कर्ता का एक्शन बोध हो रहा है कि वो लोग क्या कर रहे हैं, खेल रहे हैं। यहाँ पर इस कर्ता का एक्शन बोध हो रहा है कि वो क्या कर रहा है, स्नान कर रहा है। तो इस तरह से ध्यान दीजिएगा स्टूडेंट्स, जब भी सब्जेक्ट एक्शन को शो करेगा तो उसमें बताया जाएगा कि कर्ता किस कार्य को संपन्न कर रहा है। नेक्स्ट पॉइंट, जो वर्ब होती है वो स्टेट ऑफ बीइंग बताती है, अर्थात स्टूडेंट्स ये किसी भी व्यक्ति की या वस्तु की स्थिति, दशा या उसके अस्तित्व की बात करती है। तो इस चीज को आप ध्यान रखिएगा। जैसे बात करें तो इस समय ये बताएगी हमें व्हाट द सब्जेक्ट इज। स्टूडेंट जब भी वर्ब से स्टेट ऑफ बीइंग बोध होगा तो हमें पता चलेगा कि व्हाट द सब्जेक्ट इज, सब्जेक्ट क्या है, इस चीज की जानकारी मिलेगी। फॉर एग्जाम्पल जैसे ही इज डेड, ही इज डेड, वो क्या है, मृत है, अर्थात वो मर चुका है। अब यहाँ पर किसी तरह का एक्शन नहीं बोध हो रहा है, बल्कि किसी भी व्यक्ति की क्या बोध हो रही है, स्टेट बोध हो रही है। तो इस तरह से आप ध्यान रखिएगा। जैसे दूसरा, ही इज हैप्पी, ही इज हैप्पी, वह क्या है, खुश है। तो आप यहाँ भी देख रहे हैं एक्शन नहीं बोध हो रहा है, क्या बोध हो रहा है, स्टेट बोध हो रहा है। दूसरा एग्जाम्पल जैसे आई एम फाइन, मैं क्या हूँ, फाइन हूँ। इट मीन्स यहाँ भी एक्शन नहीं है, यहाँ भी क्या बोध हो रहा है, स्टेट ऑफ बीइंग बोध हो रहा है। अब दूसरा चीज, ये वर्ब क्या बोध कराती है स्टूडेंट्स, पोजेशन। इट मीन्स ये स्वामित्व बोध कराती है, अर्थात तब हमें पता चलता है, या इसी को हम कह सकते हैं अधिकार। और जब ये स्वामित्व बोध कराएगी तब हमें पता चलेगा स्टूडेंट्स व्हाट द
सब्जेक्ट हैज। अर्थात इस दफा में हमें पता चलता है कि व्हाट द सब्जेक्ट हैज, सब्जेक्ट के पास किस चीज का पोजीशन है, इट मीन्स उसका स्वामित्व किसके ऊपर है, इस चीज की जानकारी मिलती है। जैसे ही हैज नाइदर अ ब्यूटीफुल हाउस नॉर फाइन फर्नीचर। आप देख रहे हैं, कह रहा है कि ही हैज नाइदर अ ब्यूटीफुल हाउस नॉर फाइन फर्नीचर, उसके पास ना तो सुंदर घर है ना ही तो सुंदर क्या है, फर्नीचर है। दूसरा एग्जांपल, जैसे यहाँ यही लिख दे रहे हैं ही हैज अ कार, सिंपल सा कि ही हैज अ कार, इट मीन्स उसका जो पोजीशन है किसके ऊपर है, एक कार के ऊपर है, अर्थात वो एक कार का क्या है, मालिक है। यहाँ पर कह रहा है कि उसके पास ना तो घर है कायदे का, नहीं तो कायदे के क्या है, फर्नीचर है। अर्थात आप देख रहे हैं कि यहाँ पर वर्ग हमें पोजीशन बता रही है, अर्थात कर्ता के स्वामित्व का बोध करा रही है। तो आई होप इन चीज़ों, ये सारी चीज़ें आपके समझ में आ गई होंगी। तो प्लीज नोट दिस वन। नाउ स्टूडेंट्स, अब हम लोग बात करते हैं कि हाउ मैनी काइंड्स ऑफ अ वर्ब, एक वर्ब के कितने काइंड्स होते हैं। अब इसको समझते हैं। इन जनरल स्टूडेंट्स, किसी भी वर्ब के दो प्रकार होते हैं, एक होती है वर्ब फाइनाइट या फिर आप इसे फिनिट पढ़ सकते हैं, और दूसरी होती है नॉन फिनिट। स्टूडेंट्स, अगर जनरली देखा जाए तो हमारे पास दो ही तरह की वर्ब होती हैं, एक होती है फिनिट वर्ब और दूसरी होती है नॉन फिनिट वर्ब। अर्थात जितने भी टाइप की आप वर्ब देखते हैं या पढ़ते हैं, अगर उनके कॉन्सेप्ट की बात की जाए तो स्टूडेंट्स वो आपकी दो ही वर्ब के कैटेगरी में आएगी, या तो वो वर्ब आपकी फिनिट रहेगी या तो फिर वो नॉन फिनिट वर्ब रहेगी। अब हम समझते हैं कि नॉन फिनिट वर्ब क्या होती है और फिनिट वर्ब क्या होती है। तो स्पेशली इस वीडियो में हम बात करेंगे स्टूडेंट्स फिनिट वर्ब की। नॉन फिनिट वर्ब के लिए एक दूसरा वीडियो बनेगा जो आगे आपको देखने को मिलेगा। तो फिलहाल हम यहाँ पर बात करते हैं कि फिनिट वर्ब क्या होती है। तो फिनिट वर्ब स्टूडेंट्स क्या होती है, इसको हम देख लेते हैं। यहाँ पर एग्जांपल लिख दे रहे हैं, सॉरी डिफिनीशन, कि आ वर्ब दैट must be agree with its subject in number and person is called finite verb। स्टूडेंट्स, ये डिफिनीशन कह रही है कि a verb that must be agree with its subject in number and person is called finite verb। कहने का सेंस ये है कि वह क्रिया जो अपने कर्ता के नंबर और पर्सन के आधार पर प्रयोग की जाती है फिनिट वर्ब कही जाती है। अब यहाँ पर बात हो रही है सब्जेक्ट का नंबर और उसका क्या, पर्सन, कि सब्जेक्ट का नंबर क्या होता है और सब्जेक्ट का पर्सन क्या होता है। तो स्टूडेंट्स, जैसा कि आप जानते हैं किसी भी सब्जेक्ट में, जैसे अगर हम इसके नंबर की बात करें तो या तो नंबर सिंगुलर होता है या फिर नंबर उसका क्या होता है, प्लूरल होता है। और अगर हम पर्सन की बात करें तो ये करता है या तो फर्स्ट पर्सन का होता है या सेकेंड पर्सन का होता है या फिर किस पर्सन का, थर्ड पर्सन का होता है। तो ये वर्ब फिनिट जो होती है वो इसी सब्जेक्ट के नंबर और पर्सन के आधार पर यूज की जाती है। अब इसको कैसे समझेंगे, इसका कॉन्सेप्ट ये है स्टूडेंट्स कि जैसे आपने अभी थोड़ा सा आपको बता देते हैं, अभी आपको मैंने सब्जेक्ट और प्रेडिकेट के रूल्स बताए थे और उसमें आपको मैंने बताया था कि अगर जनरली किसी भी सेंटेंस को, जैसे सपोज मान लीजिए ये एक सेंटेंस है हमने लिखा, अगर इस सेंटेंस को डिवाइड करने की बात आए तो सबसे पहले ये नॉर्मली कितने भाग में टूटेगा, दो। इसका पहला भाग बनेगा सब्जेक्ट का और दूसरा भाग इसका बनेगा स्टूडेंट्स किसका, प्रेडिकेट का। और आप जानते हैं प्रेडिकेट की जो स्टार्टिंग होती है स्टूडेंट्स वो कहाँ से होती है, वो वर्ब से होती है। तो आपको बताने जा रहे हैं
तो आप इस तरफ इसको देख रहे हैं कि एक सेंटेंस के मुख्यतः दो भाग बन रहे हैं, एक सब्जेक्ट का बन रहा है और एक किसका, प्रेडिकेट का। तो ये फिनिट वर्ब का कॉन्सेप्ट ये है स्टूडेंट्स कि अगर ये पूरी स्ट्रेट लाइन सब्जेक्ट के रूप में से डिवाइड कर दें तो ये दो अलग अलग भाग में टूट जाएगी। ये भाग आपका सब्जेक्ट बन गया और ये भाग आपका प्रेडिकेट बन गया। इधर ये भाग आपका ऐसे टूट गया तो ये भाग आपका सब्जेक्ट और ये भाग आपका क्या, प्रेडिकेट। अब आप देख रहे हैं कि ये एफ जो है ये स्टैंड्स फॉर सिंगुलर, अर्थात ये सिंगुलर बताती है, और इधर का भी एफ बताता है आपका क्या, सिंगुलर, और ये पी आपका बताता है प्लूरल, और इधर भी पी बताता है आपका क्या, प्लूरल। तो ये क्या कह रहा है कि अगर किसी भी सेंटेंस में आपका सब्जेक्ट सिंगुलर होगा तो देन उसकी जो वर्ब होगी ये भी आपकी क्या होगी, सिंगुलर ही होगी। एक बार फिर से स्टूडेंट्स, अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो उसकी वर्ब क्या होगी, सिंगुलर होगी। और यहाँ पर अगर सब्जेक्ट उसका प्लूरल है, किसी भी सेंटेंस में सब्जेक्ट आपने प्लूरल यूज किया तो देन जो वर्ब होगी स्टूडेंट्स वो भी क्या होगी, प्लूरल ही होगी। ये है वर्ब एग्रीमेंट का कॉन्सेप्ट, अर्थात ये फिनिट वर्ब इसी कॉन्सेप्ट को फॉलो करती है कि अगर सब्जेक्ट सिंगुलर तो वर्ब उसकी सिंगुलर, अगर सब्जेक्ट प्लूरल तो ये वर्ब उसकी क्या, प्लूरल होती है। अब इसकी और दूसरी सबसे महत्वपूर्ण बात यह है स्टूडेंट्स, ये जो वर्ब होती है और वर्ब का जो सब्जेक्ट होता है, इस सब्जेक्ट के जेंडर, जेंडर का मतलब आप समझ पा रहे होंगे कि लिंग, अर्थात सब्जेक्ट के जेंडर का प्रभाव इस वर्ब के ऊपर नहीं पड़ता। सब्जेक्ट सिंगुलर है या प्लूरल है, इसका प्रभाव इस वर्ब पे पड़ता है, क्योंकि अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब भी सिंगुलर होगी, लेकिन इस सब्जेक्ट के जेंडर का असर इसके ऊपर नहीं पड़ता है। जैसे अगर हम लिखे सेंटेंस आई गो, मैं जाता हूँ, तो इसका हिंदी अर्थ मैं बोल रहा हूँ कि मैं जाता हूँ, तो आप भी बोल सकते हो कि मैं जाती हूँ, अर्थात इसका दोनों एक ही अर्थ होगा इंग्लिश में, आई गो, मैं जाता हूँ और मैं जाती हूँ। और आपने दोनों कैटेगरी में, सॉरी दोनों सिचुएशंस में आपने वर्ब क्या यूज किया है, गो ही यूज किया है, अर्थात एक स्त्रीलिंग में बात कर रहा है, एक पुल्लिंग में बात कर रहा है, लेकिन वर्ब क्या है, एक ही फॉर्म में यूज हुई है। तो कहने का मतलब यहाँ जेंडर उसका जो भी है ये डिफाइन नहीं हो पा रहा है। जैसे अगर हम बात करें दूसरा, ही गोज, और हम लिख दें आपको फिर सी गोज। अब आप यहाँ देख रहे हैं ही है लड़का तब भी गोज, सी लड़की तब भी गोज, अर्थात इसके ऊपर जेंडर का असर नहीं पड़ रहा है, लेकिन सब्जेक्ट के सिंगुलर या प्लूरल होने का असर इसके ऊपर पड़ता है। जैसे अगर हम यहाँ ही लिखेंगे तो यहाँ क्या लिखेंगे, गोज, लेकिन अगर यहाँ पर हम दे लिखेंगे तो यहाँ हम लिखेंगे स्टूडेंट्स गो। तो आई होप आपको इस वर्ब का कॉन्सेप्ट समझ में आएगा कि फिनिट वर्ब क्या होती है। तो प्लीज नोट दिस पॉइंट स्टूडेंट्स। अब हम लोग देख लेते हैं कि ये फिनिट वर्ब कितने प्रकार की होती है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये ट्रांजिटिव होती है, ये इनट्रांजिटिव होती है, ये लिंकिंग वर्ब होती है, और फिनिट वर्ब का एक प्रकार और होता है ऑक्सिलरी वर्ब। ठीक, तो अब हम यहाँ पर बात करेंगे इनको क्रम से समझने की कि कैसे ट्रांजिटिव वर्ब पहचानी जाएगी, कैसे इनट्रांजिटिव वर्ब पहचानी जाएगी, कैसे लिंकिंग पहचानी जाएगी, और कैसे ऑक्सिलरी वर्ब पहचानी जाएगी। तो सबसे पहले स्टूडेंट्स हम देख लेते हैं कि ट्रांजिटिव वर्ब क्या होती है। तो एज पर इट्स डिफिनीशन, a transitive verb is a verb that denotes an action which passes from doer to an object। इसका हिंदी अर्थ यह है स्टूडेंट्स कि वह वर्ब ट्रांजिटिव बोली जाती है जिसके एक्शन का प्रभाव कर्ता तक सीमित न रहकर किसी अन्य ऑब्जेक्ट पर पड़ता है। अर्थात अब जैसे हम सेंटेंस के बेसिक स्ट्रक्चर की बात करें तो ये होता है, अर्थात सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट। तो कह रहा है कि ये वर्ब ट्रांजिटिव एक कंडीशन में होगी कि अगर इसके एक्शन का प्रभाव, आप जानते हैं कि ये एक्शन वर्ब है, और इस एक्शन का प्रभाव इसके कर्ता तक सीमित न रहे, आगे भी किसी अन्य व्यक्ति वस्तु पे पड़े, तो ये वर्ब होगी क्या, ट्रांजिटिव। अगर इसके एक्शन का प्रभाव केवल और केवल कर्ता तक स्टूडेंट्स होता है तो वो वर्ब हो जाती है क्या, इनट्रांजिटिव, जिसे हम अभी थोड़ी देर में पढ़ेंगे। तो अब बात आती है कि
इस वर्ब के एक्शन का प्रभाव इस ऑब्जेक्ट पे पड़ रहा है या नहीं। तो स्टूडेंट्स अभी पहले हमने वीडियो लोड किया था ऑब्जेक्ट के कॉन्सेप्ट के नाम से, तो आप जाकर उस वीडियो को देखेंगे तो ऑब्जेक्ट आपको एकदम क्लियर हो जाएगा और आप इजीली वहां से ऑब्जेक्ट को फाइंड आउट कर पाएंगे। तो यहाँ भी थोड़ा सा हम डिस्कस कर दे रहे हैं। ये जनरली ऑब्जेक्ट जो होता है स्टूडेंट्स, ये फाइंड होता है व्हाट या टू whom के क्वेश्चन से। अर्थात अगर आप व्हाट से या टू whom का प्रश्न इस वर्ब से करेंगे तो श्योरली इस वर्ब के बाद जो वर्ड आया है वो आपका क्या होगा, ऑब्जेक्ट होगा। और ये ऑब्जेक्ट वर्ब के एक्शन का रिसिपिएंट होता है। इट मीन्स इस वर्ब के एक्शन को यही वर्ड क्या करता है, रिसीव करता है। अर्थात अब जो वर्ब के एक्शन को रिसीव करता है स्टूडेंट्स, हमने आपको बताया है वो एक डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है। फिर से स्टूडेंट्स, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट वर्ब के एक्शन को क्या करता है, रिसीव करता है। और यही ये डिफिनीशन भी बोल रही है कि यदि क्रिया का प्रभाव इसके सब्जेक्ट तक सीमित न रहे, किसी अन्य व्यक्ति वस्तु पे पड़े तो वो वर्ब ट्रांजिटिव होती है। और ये अन्य व्यक्ति वस्तु अंग्रेजी में जाना जाता है स्टूडेंट्स नाउन या प्रोनाउन के नाम से। अर्थात इस चीज को भी अपने दिमाग में लॉक करके रख लें स्टूडेंट्स कि वर्ब में ऑब्जेक्ट या तो नाउन होगा या तो प्रोनाउन होगा, वर्ब में सब्जेक्ट या तो नाउन होगा या फिर कोई ना कोई प्रोनाउन ही होगा। तो अब समझ लेते हैं एग्जाम्पल के माध्यम से। जैसे ही रीड्स अ बुक, स्टूडेंट्स ही रीड्स अ बुक, वह एक किताब पढ़ता है। अब देख रहे हैं कि यहाँ पर एक्शन हो रहा है और एक्शन केवल और केवल इतना तक नहीं सीमित है कि ही रीड्स, वह पढ़ता है। एक क्वेश्चन बन रहा है कि व्हाट डज ही रीड। फिर से व्हाट डज ही रीड, तो आपको यहाँ पर एक वर्ड मिल रहा है और यही वर्ड हमारा क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट। लेकिन अगर सेंटेंस सिर्फ हम इतना लिख दें स्टूडेंट्स की ही रन्स, वह दौड़ता है, तो आपको वह दौड़ता है इसके आगे किसी भी तरह के नाउन या प्रोनाउन का कंसेप्ट आएगा नहीं। इट मीन्स नाउन या प्रोनाउन आपको मिलेगा नहीं, कोई दूसरे वर्ड की मिलने की संभावना है। जैसे हम लिख सकते हैं ही रन्स फास्ट, वह तेज दौड़ता है। और तेज आपका कोई नाउन या प्रोनाउन नहीं है बल्कि ये स्टूडेंट क्या है, एक एडवर्ब और एडजेक्टिव है। तो ये यहाँ पर स्पेशली क्या है, एडवर्ब है। तो ये वर्ब जो है आपकी, वो आपकी वर्ब ट्रांजिटिव ना होकर क्या है, इनट्रांजिटिव है। अभी हम इसकी भी डिफिनेशन को देखेंगे। तो फिलहाल हम यहाँ समझ रहे हैं कि ट्रांजिटिव वर्ब कैसे होती है। दूसरा एग्जांपल स्टूडेंट्स, जैसे आई एम टीचिंग यू, आई एम टीचिंग यू, मैं आपको क्या कर रहा हूँ, पढ़ा रहा हूँ। आप देख रहे हैं यहाँ पर एक्शन हो रहा है और इस एक्शन का प्रभाव कहाँ पड़ रहा है, इसके ऊपर। अर्थात ये व्यक्ति इस एक्शन को क्या कर रहा है, रिसीव कर रहा है। तो यही नाउन और प्रोनाउन आपका क्या है, ऑब्जेक्ट है। और ये जो वर्ब हुई स्टूडेंट, ये वर्ब आपकी क्या है, ट्रांजिटिव है। आई होप ट्रांजिटिव वर्ब आपको आपके समझ में आ गया होगा। तो प्लीज नोट दिस वन। हाँ तो स्टूडेंट्स, अब हम लोग समझ लेते हैं कि इनट्रांजिटिव वर्ब क्या होती है। तो इसकी डिफिनीशन है, एन इनट्रांजिटिव वर्ब इज अ वर्ब दैट डिनोट्स एन एक्शन विच डज नॉट पास ओवर टू एन ऑब्जेक्ट। अर्थात इनट्रांजिटिव वर्ब स्टूडेंट्स वह वर्ब होती है जिसके एक्शन का प्रभाव किसी अन्य व्यक्ति वस्तु पर नहीं पड़ता है, उसका एक्शन केवल और केवल सब्जेक्ट तक ही सीमित रहता है। अर्थात जैसे सब्जेक्ट, वर्ब और क्या, ऑब्जेक्ट का सेंटेंस का स्ट्रक्चर होता है। तो कह रहा है कि ये जो वर्ब होती है इसके एक्शन का प्रभाव केवल इसके कर्ता तक ही सीमित होता है, यहाँ तक उसका प्रभाव नहीं आता। अर्थात इस एक्शन को कोई ऑब्जेक्ट रिसीव नहीं करता बल्कि इस एक्शन का प्रभाव इसके कर्ता तक ही सीमित होता है। जैसे हम बात करें, दे आर बाथिंग इन द रिवर, दे आर बाथिंग इन द रिवर, वो लोग नदी में क्या कर रहे हैं, नहा रहे हैं। तो आप देख रहे हैं कि स्टूडेंट्स यहाँ पर क्रिया तो हो रही है
लेकिन ये क्रिया कोई ऑब्जेक्ट रिसीव नहीं कर रहा है, अर्थात इसके बाद कोई नाउन या फिर कोई प्रोनाउन नहीं आया है जो इस बाथिंग को क्या कर रहा हो, रिसीव कर रहा है। अर्थात ये बाथिंग केवल और केवल ये लोग कर रहे हैं, अर्थात ये बाथिंग किसी और के लिए नहीं हो रही है बल्कि कर्ता ही स्नान कर रहा है। लेकिन अगर सेंटेंस हम ये लिख रहे हैं कि जैसे ही रीड्स अ बुक, जो अभी हमने आपको बताया, तो ये कर्ता रीड कर रहा है लेकिन इस रीड का प्रभाव पड़ रहा है कहाँ, अ बुक, किताब पर, अर्थात ये किताब पढ़ी जा रही है। जैसे आई टॉट यू, मैंने आपको क्या किया, पढ़ाया। अब यहाँ पर एक्शन हुआ लेकिन इस एक्शन को किसने रिसीव कर लिया, आपने, क्योंकि मैंने आपको क्या किया है, पढ़ाया है। लेकिन यहाँ पर देख रहे हैं इस एक्शन को कोई रिसीव इधर नहीं कर रहा है बल्कि ये रिवर्स होकर इसी सब्जेक्ट पर ही इसका इफेक्ट पड़ रहा है। तो ये वर्ब जो है स्टूडेंट्स, ये वर्ब हो गई हमारी क्या, इंट्रांजिटिव। आई होप समझ में आ रहा होगा आपको कि इंट्रांजिटिव वर्ब कैसे आइडेंटिफाई की जाती है। दूसरा एग्जांपल, जैसे अभी हमने लिखा था आपको, ही रन्स फास्ट, ही रन्स फास्ट, वह तेज दौड़ता है। तो दौड़ तो रहा है, एक्शन तो हो रहा है, लेकिन इसके आगे कोई नाउन प्रोनाउन नहीं आया है बल्कि स्टूडेंट्स क्या है आपका, एक एडवर्ब है। एक क्या है, एडवर्ब है। और एडवर्ब ऑब्जेक्ट का काम नहीं करता स्टूडेंट्स, ऑब्जेक्ट का काम या तो नाउन करेगा या कोई ना कोई प्रोनाउन करेगा। तो ये वर्ब आपकी क्या हो गई स्टूडेंट्स, यहाँ पर इंट्रांजिटिव, क्योंकि वह दौड़ रहा है, बस हो गया। इसके दौड़ने का प्रभाव केवल यहाँ तक सीमित है, उसके आगे कुछ हो ही नहीं रहा है। जैसे दूसरा, बर्ड्स फ्लाई, बर्ड्स फ्लाई, पक्षी क्या करते हैं, उड़ते हैं। अब उड़ते हैं तो आगे कहाँ उड़ रहे हैं ये आएगा, हम मान लीजिए लिख दिए इन द एयर, बर्ड्स फ्लाई इन द एयर, पक्षी हवा में क्या करते हैं, उड़ते हैं। तो ये उड़ने का काम तो हो रहा है लेकिन इस उड़ने का काम कोई रिसीव नहीं कर रहा है बल्कि ये यहीं तक इसका काम सीमित है। दिस इज वाई ये भी जो वर्ब है स्टूडेंट्स, ये आपकी वर्ब क्या है, इंट्रांजिटिव वर्ब कही जाएगी। तो आई होप ट्रांजिटिव वर्ब और इंट्रांजिटिव वर्ब आपके समझ में आ गया होगा। तो प्लीज नोट दिस वन। हाँ तो स्टूडेंट्स, यहाँ पर ट्रांजिटिव वर्सेज इंट्रांजिटिव वर्ब हम आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि ट्रांजिटिव वर्ब कैसे इंट्रांजिटिव वर्ब का फंक्शन करती है या कैसे इंट्रांजिटिव का बिहेवियर करती है। अर्थात ये हम आपको ओरली नहीं बता सकते कि कितनी ट्रांजिटिव वर्ब होती है और कितनी इंट्रांजिटिव वर्ब होती है। ये वर्ब के फंक्शन पर निर्भर करता है कि वर्ब का जो बिहेवियर है वो एज अ ट्रांजिटिव हो रहा है या फिर एज अ इंट्रांजिटिव हो रहा है। तो ये आपको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा, खुद ब खुद चीज़ों को समझना पड़ेगा और अपने जो कॉन्सेप्ट है थोड़ा सा लेवल उसे बढ़ाना पड़ेगा, तो आप आसानी से ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव वर्ब के कॉन्सेप्ट को समझ पाएंगे। फिलहाल यहाँ हम कुछ आपके डाउट्स को क्लियर करने की कोशिश कर रहे हैं। जैसे लिखा है ही स्पीक्स द ट्रूथ, वो सत्य बोलता है। अब आप देख रहे हैं यहाँ पर एक्शन हो रहा है और ये एक्शन क्या किसका हो रहा है, स्पीकिंग द ट्रूथ, सत्य बोलने का। अर्थात ये यहाँ पर क्या हुआ, ऑब्जेक्ट हुआ, क्योंकि इस एक्शन को ये क्या कर लेगा, रिसीव कर लेगा। और यहाँ पर क्या बात हो रही है, द बॉयज आर फ्लाइंग दियर काइट्स, बच्चे अपनी पतंग क्या कर रहे हैं, उड़ा रहे हैं। तो ये एक्शन हो रहा है और ये एक्शन कौन रिसीव कर लेगा, दियर काइट्स। अर्थात वहाँ पर पूछा जाए कि अर्थात व्हाट आर द बॉयज फ्लाइंग, बच्चे क्या उड़ा रहे हैं, तो अपनी पतंग उड़ा रहे हैं। यहाँ पर क्या के प्रश्न से ये मिल जाएगा, यहाँ पर क्या के प्रश्न से ये मिल जाएगा, ये भी ऑब्जेक्ट हो गया, ये भी ऑब्जेक्ट हो गया। ही सिंग्स अ सॉन्ग, वो गाता है एक गीत। यहाँ पर भी आप अगर वर्ड का प्रश्न करेंगे तो आपको ये वर्ड मिल जाएगा, तो ये वर्ड यहाँ पर क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया। ये लिखा है कि द फार्मर फेल्ड ट्रीज, किसान ने पेड़ों को क्या किया, गिरा दिया। तो ये वर्ब हुआ और वर्ब में एक्शन हुआ, तो एक्शन किस काम के लिए हुआ, पेड़ को गिराने का हुआ। तो यहाँ पर भी ये वर्ब आपकी आई। अब यहाँ पर लिखा है ब्रोक, ही ब्रोक द ग्लास, उसने ग्लास क्या की, तोड़ दी। तो आपने देख लिए, देखा कि एक्शन हुआ किस चीज को तोड़ने का, ग्लास को तोड़ने का। तो यहाँ भी वर्ड के क्वेश्चन से आपको ग्लास क्या हो जाएगी, मिल जाएगी। यहाँ पर लिखा है ही स्टॉप्ड मी, उसने मुझे जाने से क्या किया, रोक दिया। तो आपने देखा कि एक्शन किसने रिसीव किया,
इस मीन है। तो आप जितनी भी वर्ब को मैंने अंडरलाइन किया स्टूडेंट्स, ये सारी वर्ब आपकी क्या है, ट्रांजिटिव है। क्यों? क्योंकि इनके इन वर्गों के बाद कोई ना कोई नाउन या प्रोनाउन आया है जो इसके एक्शन को क्या कर रहा है, रिसीव कर रहा है। अब इन्हीं वर्ब को हम एज ए इंट्रांजिटिव यूज कर रहे हैं। आप वहां देखिएगा, इस वर्ब के एक्शन को रिसीव करने वाला कोई नाउन या प्रोनाउन नहीं होगा। जैसा कि हम इसको लिख सकते हैं ऐसे, ही स्पीक्स लाउडली, ही स्पीक्स लाउडली, वो तेज बोलता है। अब तेज बोलता है तो ये मैनर है, अर्थात तेज बोलने का उसका तरीका है। यहाँ पर ये लाउडली आपका क्या है, एक एडवर्ब है, कोई नाउन या प्रोनाउन नहीं है जो इसके एक्शन को क्या करे, रिसीव करे। तो ये वर्ब यहाँ पर हो जाएगी स्टूडेंट्स क्या, इन ट्रांजिटिव। नेक्स्ट एग्जांपल, द बॉयज आर फ्लाइंग देयर काइट्स, ये वर्ब यहाँ पर एज अ ट्रांजिटिव है। लेकिन अगर इसको ऐसे लिखें कि बर्ड्स फ्लाई इन द एयर, तो आप देख रहे हैं कि यहीं पर ये फ्लाई वर्ब आपकी क्या हो गई, इंट्रांजिटिव वर्ब हो गई, क्योंकि इसके बाद कोई नाउन या प्रोनाउन नहीं है बल्कि ये क्या है, एडवर्ब है। दूसरा ये सिंग्स है, अगर हम इसको ऐसे लिख दें, ही सिंग्स वेल, वो अच्छा गाता है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं एक्शन तो हुआ, लेकिन एक्शन कैसा हुआ, अच्छा हुआ, कोई नाउन या प्रोनाउन नहीं बल्कि अदर पार्ट ऑफ स्पीच आया है। तो ये वर्ब आपकी क्या हो गई, इंट्रांजिटिव हो गई। नेक्स्ट, जैसे द फार्मर फेल्ट इट, अगर इसको हम लिखें तो ऐसे लिख सकते हैं, ये एज ए इंट्रांजिटिव वर्ब, द फार्मर फेल डाउन, द फार्मर फेल डाउन, किसान क्या हो गया, नीचे गिर पड़ा। अब नीचे गिरना एक एडवर्ब है और ये वर्ब आपकी फिर क्या हो गई, एक इंट्रांजिटिव वर्ब के रूप में प्रयोग हो गई। दूसरा, जैसे ही ब्रोक द ग्लास, इसको हम लिख दें, द ग्लास ब्रोक, द ग्लास ब्रोक, ग्लास क्या हो गई, टूट गई। अब टूट गई तो इस एक्शन को किसने रिसीव किया, नहीं, आगे कुछ आया भी नहीं। तो यह वर्ब आपकी क्या हो गई, इंट्रांजिटिव हो गई। नेक्स्ट, ही स्टॉप्ड मी, उसने मुझको रोका, यहाँ पर ट्रांजिटिव है। लेकिन अगर हम ऐसे लिख दें कि ही विल स्टॉप हियर फॉर अ फ्यू डेज, स्टूडेंट्स, ही विल स्टॉप हियर फॉर अ फ्यू डेज, वो यहाँ कुछ दिनों के लिए रुकेगा। तो आपने देख लिया कि ये वर्ब तो हुआ और ये आपका क्या है, एक एडवर्ब है, कोई नाउन या प्रोनाउन नहीं है, इसलिए ये वर्ब आपकी क्या हो गई, इंट्रांजिटिव। तो स्टूडेंट्स, आपने देखा कि जो वर्ब ट्रांजिटिव है वही वर्ब एज अ इंट्रांजिटिव प्रयोग की जा सकती है। अर्थात इस गलतफहमी में ना रहें कि ट्रांजिटिव वर्ब की कोई लिस्ट होगी उसे हम याद कर लेंगे और इंट्रांजिटिव वर्ब की कोई लिस्ट होगी उसे हम याद करके आइडेंटिफाई कर लेंगे कि कौन सी वर्ब ट्रांजिटिव है और कौन सी वर्ब इंट्रांजिटिव है। तो बच्चों, आप हमेशा वर्ब के कॉन्सेप्ट की बात करें कि वर्ब को ट्रांजिटिव या इंट्रांजिटिव किस तरह से पहचाना जाए। तो आई होप आपको ये बातें समझ में आ गई होंगी। अब आप इजीली ट्रांजिटिव वर्ब और इंट्रांजिटिव वर्ब को आइडेंटिफाई कर लेंगे। बाकी जो बची हुई दो वर्ब है, लिंकिंग और ऑक्सिलरी, हम अगले वीडियो में कवर करेंगे। अब आप इसे क्या कर लें, नोट कर लें। और स्टूडेंट्स, फाइनली अंत में एक चीज़ आपसे मैं कहना चाहूँगा कि आप इस वीडियो को उन नीडी बच्चों तक भी पहुँचाइए जो कि इस वीडियो की रिक्वायरमेंट को फिल कर रहे हैं और किसी तरह का ट्यूशन या कोचिंग अफोर्ड नहीं कर पा रहे हैं। तो अगर आप वीडियो उन तक पहुंचा देंगे तो वो भी घर बैठे अपनी शिक्षा को सुचारू रूप से जारी रख सकेंगे। थैंक यू।